हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। अब हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? इसमें हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे अपना जो लास्ट सब टॉपिक है, मेच्योरिटी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप को। ठीक है, हमने क्या अंडरस्टैंड कर लिया? देखो, रोल ऑफ जुडिशरी हम लोगों ने पढ़ लिया है ना। अब हम लोग क्या करेंगे? सॉरी, अब हम लोग पॉलिटिकल लीडरशिप की जो मेच्योरिटी उन्होंने दिखाई, ठीक है, जो भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप थी, उन्होंने जो मेच्योरिटी दिखाई कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के एंड कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स के को लेकर के, उसको हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, हमें पता है कि बेसिकली क्या हो रहा था 1967 से लेकर के 1973 तक कंट्रोवर्सी चली। ठीक है, पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव ऑल्सो रियलाइज दैट अ बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म व्यू वॉज नेसेसरी। तो कंट्रोवर्सी चली। कंट्रोवर्सी क्या चली? 1967 में जब गोलकनाथ केस आया था, तो गोलकनाथ केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया था कि जो पार्लियामेंट है वो पार्लियामेंट डीपीएसपी के इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए फंडामेंटल राइट्स को क्या नहीं कर सकती, वायलेट नहीं कर सकती, उसको एक तरीके से अमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, फिर 1970 मतलब 67 में ये चीज़ हुई। फिर उसके बाद बहुत सारे पार्लियामेंट ने क्या करे, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट करे, 25th अमेंडमेंट किया गया है ना। बार बार आर्टिकल 368 के अंतर्गत पार्लियामेंट ने ये बोला कि नहीं, हमारे पास 368 है, 368 हमें पावर दे रहा है एंड दैट टू अनलिमिटेड पावर दे रहा है कि हम कुछ भी अमेंडमेंट कर सकते हैं, चाहे वो फंडामेंटल राइट ही क्यों ना हो। ठीक है, ये चीज़ें चली। 1973 में फाइनली क्या होता है? केशवानंद भारती केस आता है। केशवानंद भारती केस में इन सब चीज़ों को सेटल करने की कोशिश करी जाती है। तो जब ये बहुत ज़्यादा लंबी डिबेट चल रही थी ना, क्योंकि देखो बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई थी, बार बार क्या हो रहा था, बार बार सुप्रीम कोर्ट कुछ जजमेंट दे रही थी, पार्लियामेंट क्या कर रही थी, पार्लियामेंट अमेंडमेंट लेकर आ रही थी, फिर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे रही थी, पार्लियामेंट फिर अमेंडमेंट लेकर आ रही थी उस पर्टिकुलर जजमेंट को हटाने के लिए या एक तरीके से पलटने के लिए। तो बहुत लंबा साइकिल चला। फिर पार्लियामेंट एंड एग्जीक्यूटिव को ये समझ में आया कि देखो, हमें भी क्या चाहिए होगा ना, हमें एक बैलेंस्ड और लॉन्ग टर्म व्यू चाहिए होगा। ठीक है, बैलेंस्ड एंड लॉन्ग टर्म व्यू का मतलब है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं तो सेटल करनी पड़ेगी ना हम लोगों को। तो ये चीज़ पार्लियामेंट को भी समझ में आई एंड रेदर हमारी जुडिशरी को भी समझ में आई। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, केशवानंद भारती केस में अपनी रूलिंग दी एंड केशवानंद भारती केस में ये बोला गया कि नो डाउट अबाउट दैट कि पार्लियामेंट क्या कर सकती है, पार्लियामेंट अमेंड कर सकती है, पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी एंड ऑल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे विल हैव टू रिस्पेक्ट, पार्लियामेंट विल हैव टू रिस्पेक्ट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये जजमेंट दे दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि जजमेंट दे दिया गया तो चीज़ें शांत हो गई। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर क्या था, इमरजेंसी थी। ठीक है, 1973, 74, 75, तो ये पूरा इमरजेंसी के दौरान का आसपास का पीरियड चल रहा था। तो हमें पता है फिर क्या होता है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया जाता है इन द ईयर ऑफ 1976। क्यों लेकर आया जाता है? इसीलिए लेकर आया जाता है बिकॉज 42nd अमेंडमेंट में जो केशवानंद भारती केस था उसको क्या करना था, पलटना था। तो इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या करा, 42nd अमेंडमेंट लेकर आया विच वॉज कॉल्ड एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सारी चीज़ों में हमने चेंजेस करे, प्रियम्बल में फंडामेंटल ड्यूटीज़ हम लोग लेकर के आए एंड जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स था बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, वो हमने चेंज करा यहाँ पर, है ना। ये सारी चीज़ें करी एंड दोबारा से क्या किया गया, पार्लियामेंट ने अपने आप को असर्ट करा कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम है एंड पार्लियामेंट सुप्रीम है। और इसमें क्या बोला गया, उसमें दोबारा से पार्लियामेंट ने 42nd अमेंडमेंट में ये एम्फोसाइज करा कि आर्टिकल 368 इज गिविंग अनलिमिटेड पावर टू दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, और वो क्या कर सकती है, वो कुछ भी चेंज कर सकती है। इवन केशवानंद भारती की इसकी जो रूलिंग है एक तरीके से उसको क्या कर दिया गया, सबवर्ट कर दिया गया, एक तरीके से उसको पलटने की यहाँ पर कोशिश कर दी गई। बट ऐसा तो नहीं है कि पलट दिया तो फिर जुडिशरी हाथ पे हाथ धरी रह जाएगी, है ना, वो कुछ करेगी नहीं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, फिर दोबारा से चीज़ें जाती है। ठीक है, और एक और चीज़ क्या हुई थी 42nd अमेंडमेंट में, इवन जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है ना, जुडिशियल रिव्यू की जो पावर है उसको भी बहुत लिमिट कर दिया गया था यहाँ पर। तो फिर क्या होता है, ये सारी चीज़ें जब जुडिशरी की पावर पर अफेक्ट होगा, जुडिशरी के जजमेंट को पलट दिया जाएगा, तो जुडिशरी तो शांत बैठने वाली नहीं थी। मिनर्वा मिल्स केस होता है। फिर मिनर्वा मिल्स केस जो 1980 में होता है, सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से अपना जो स्टैंड था केशवानंद भारती केस में, जो स्टैंड था बेसिक स्ट्रक्चर वाला, लिमिटेड अमेंडमेंट पावर वाला, उसको दोबारा से रिपीट करा। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर चीज़ें शांत हो गई क्योंकि गवर्नमेंट भी चेंज हो गई, जनता पार्टी आ गई। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ पॉलिटिकल चेंजेस आए। 1985 के बाद क्या होने लगा, धीरे धीरे हम लोग देखने लगे कि कोलिशन गवर्नमेंट्स की तरफ चीज़ें चलने लगी, कोलिशन एरा हमारा रहा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आफ्टर 1985 1989 के बाद क्या देखते हैं हम लोग, कोलिशन पॉलिटिक्स के बाद थोड़ा थोड़ा क्या हो जाता है कि पॉलिटिकल चेंजेस भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं इंडिया में, तो एक पॉलिटिकल मेच्योरिटी दिखाई देने लगती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल लीडर्स, गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट एक्सेप्टेड द आइडिया ऑफ इनवॉयलेबल बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, धीरे धीरे मेच्योरिटी शो वो करने लगे क्योंकि देखो ट्रबल इतना ज़्यादा लंबा हो चुका था। एट द एंड सभी लोग चाह रहे थे कि ये चीज़ कहीं ना कहीं तो रुके, एक स्टॉपेज होना चाहिए।
ऐसा नहीं है कि मिनर्वा मिल्स केस को दोबारा से पलटने के लिए फिर से एक अमेंडमेंट लेकर आया गया हो, नहीं, ये स्टॉप कर दिया गया, वहीं पर चीज़ें क्या कर दी गई, एक तरीके से वहीं पर सारी चीज़ें स्टॉप कर दी गई, ठीक है। तो फिर क्या होता है, तो जैसा अभी हमने अंडरस्टैंड करा, पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, पॉलिटिकल लीडर्स ने, एंड गवर्नमेंट हो चाहे पार्लियामेंट हो, उन सब ने एक्सेप्ट करा कि ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर का जो आइडिया ले डाउन किया गया है केशवानंद भारती केस में, वो एक इनवॉलेबल आइडिया होगा, यानी कि पार्लियामेंट हो चाहे एग्जीक्यूटिव हो, वो उस चीज़ को रिस्पेक्ट करेगी एंड उसी के द्वारा काम करेगी, ठीक है। तो बाकी सभी ने, चाहे मतलब जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है एंड लीडर्स थे, उन्होंने क्या करा, उस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेप्ट किया। ओके, सो व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, लीडर्स एंड द पीपल ऑफ आवर कंट्री शेयर्ड अ कॉमन विजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो डिस्प्यूट जो बेसिक स्ट्रक्चर वाला था वो तो वहाँ तक सेटल हो गया। अब हम जो नेक्स्ट पैराग्राफ में पढ़ेंगे वो अंडरस्टैंड करेंगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन रहा था, तो चाहे हमारे लीडर्स हो चाहे हमारे लोग हो, हम सभी आज़ादी लेकर आना चाहते थे, ठीक है। आज़ादी को हमने प्राप्त करा, फिर उसके बाद हमारा पूरा एक आइडिया था कि किस प्रकार से हम इंडिया को बनाना चाहते हैं। वी हैव अ कॉमन विजन, वी शेयर्ड अ कॉमन विजन ऑफ इंडिया, ठीक है। हम सबका एक कॉमन विजन था कि भारत में जब बनेगा, भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जब बनेगा, तो वो इस तरीके से भारत को बनाने की कोशिश करेगा, इंडिया में जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें होंगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें थी। नेहरू, प्राइम मिनिस्टर नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू की जो फेमस स्पीच है ट्रस्ट विद डेस्टिनी, उसको आप सुनना। वैसे मेरे हिसाब से आप सभी लोगों ने सुना भी होगा, रीड भी किया होगा उसको। तो उसमें भी कहीं ना कहीं वो चीज़ क्या बताई जाती है, रिफ्लेक्ट करती है जो हमारा विजन था कि इंडिया किस तरीके से प्रोग्रेस करेगा, इंडिया कैसे, अब तक जो है हम लोगों ने गुलामी इतने लंबे साल तक देखी, अब हम क्या करेंगे, प्रोग्रेस करेंगे एंड इंडिया अराइज करेगा, इंडिया अवेक होगा। तो ये सारी चीज़ें, जो विजन है पूरा ट्रस्ट विद डेस्टिनी में, पीएम नेहरू ने उस पर बात करी थी। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की अगर हम बात करें, तो जब हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलग अलग मेंबर्स थे, देखो अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात कर ले, पंडित नेहरू की बात करें, और सरदार पटेल की बात करें, राजेंद्र प्रसाद की बात करें, अलग अलग लोगों की बात करें, तो बहुत सारे आइडियाज़ में इन सब के बीच में क्या था, डिस्प्यूट्स भी था, ठीक है। अलग अलग मत थे इन सब लोगों के। लेकिन डिस्पाइट दैट फैक्ट, अगर हम बात करें इनके विजन की, ठीक है, इनके विजन की अगर बात करोगे ना, तो इंडिया को लेकर के जो विजन था, इंडिया एज अ नेशन को लेकर के जो विजन था, वो बहुत ज़्यादा क्लियर था। वो क्या था, डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। सबसे पहली चीज़ वो बात कर रहे थे कि जब भारत आज़ाद होगा, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा एंड इंडिया विल बी अ रिपब्लिक, तो इंडिया में क्या होगा, इंडिया में एक तरीके से जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। मतलब कि हर किसी को क्या मिलेगा, सम्मान मिलेगा एंड हर किसी को फ्रीडम मिलेगा। साथ ही साथ सोशल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी होगी इंडियन सोसाइटी में, हर किसी की वेलबींग की बात होगी एंड यूनिटी विल बी बेस्ड अपॉन नेशनल इंटीग्रिटी। तो यूनिटी एंड इंटीग्रिटी का ये जो सारे प्रिंसिपल्स हैं, फ्रीडम की बात करें, इकोनॉमिक वेलबींग, वेलफेयर की बात करें, यूनिटी इंटीग्रिटी की बात करें, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पर हर लगभग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो मेंबर था वो एक तरीके से एक्सेप्ट कर रहा था, उन सब का विजन ये था। सो दिस विजन हैड नॉट डिसअपियर्ड। ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे केवल उन्हीं का ही ऐसा विजन था कि भारत एक बहुत महान राष्ट्र होगा एंड भारत में रहने वाले हर व्यक्ति को हम लोग क्या देंगे, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी देंगे, ऐसा नहीं था। और ऐसा भी नहीं है कि मतलब ये जो चीज़ है वो डिसअपियर हो गई है, केवल उन्हीं के पास ये आइडिया था। आज के टाइम में भी जो हमारे लीडर्स हैं, चाहे हम लोग पीपल की बात करें चाहे हम लीडर्स की बात करें, तो आज भी जो भारत के लोग हैं या भारत के लीडर्स हैं, वो उसी विजन को होल्ड करते हुए एंड उसी की तरफ उसको रियलाइज़ करते हुए चल रहे हैं, ठीक है। सो देयरफॉर कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन दिस विजन हैज़ रिमेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ रिस्पेक्ट एंड अथॉरिटी even after the even after half a century, and the basic values governing our public imagination remain intact. तो कहने का मतलब क्या है कि आज़ादी से लेकर के अब तक 75 ईयर्स हो चुके हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इम्प्लीमेंट होते, तो जो हमारी बेसिक वैल्यू है ना, जो हमारी पूरी पब्लिक इमेजिनेशन को एक तरीके से क्या कर रही है, पूरे पब्लिक इमेजिनेशन को शेप कर रही है, वो बेसिक वैल्यूज़ जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी रिफ्लेक्ट होती है, वही सेम टू सेम वैल्यू जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में थी, वही आज भी हमें क्या कर रही है, मोटिवेट कर रही है एंड हम उसी की तरफ आज भी क्या कर रहे हैं, एक विजन रखते हैं कि हमारी सोसाइटी में वो जो आइडियाज़, वैल्यूज़ जो हमने आज़ादी के समय देखे थे, जिस बेसिस पर हमने हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारी वैल्यूज़ को ऐड किया था, उसी के साथ हम आगे चले, उसी को रियलाइज़ करते हुए आगे चले, ठीक है।
तो ये चीज़ यहाँ पर हमने क्या करा, इसको अंडरस्टैंड करा, एंड इस तरीके से हमने पूरा का पूरा जो टॉपिक था उसको कर दिया कंप्लीट, और साथ ही साथ में जो चैप्टर था वो भी हो गया है यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, फाइनली अगर हम कंक्लूड करें तो कंक्लूड में क्या करना है, कंक्लूड में ये करना है कि आज भी डिस्पाइट दैट फैक्ट कि बेसिक स्ट्रक्चर 1973 में केशवानंद भारती केस में लेट डाउन किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी डिबेट है। क्यों डिबेट है? क्योंकि कोई ऐसा लिस्ट तो नहीं है ना कि ये पर्टिकुलर बेसिक स्ट्रक्चर है, पूरा बेसिक हमारे पास लिस्ट हो, ये है बेसिक स्ट्रक्चर्स, ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला था? सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि समय समय पर हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, तो इसीलिए अभी भी क्लैरिटी नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर में सारी सारी क्लैरिटी नहीं है कि सारी चीज़ें जो बेसिक स्ट्रक्चर में ये आती है वो ये सारी चीज़ें हैं, तो उसके ऊपर डिबेट है। इसलिए एग्जीक्यूटिव से बोलते हैं कि आप पूरा क्लियर कर दो। ठीक है, हर बार हर जजमेंट में बार बार एक एक पॉइंट बताने की क्या जरूरत है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर है। आप क्लैरिटी के साथ में पूरा एक डॉक्यूमेंट ही दे दो, बट अभी भी क्या हो रहा है, उस चीज़ पर डिबेट हो रहा है। ओके, तो वी मस्ट रिमेंबर दैट पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी इज नेसेसरीली फुल ऑफ डिबेट्स एंड डिफरेंसेस। जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करेंगे, डेमोक्रेसी में खास तौर पर जो पॉलिटिक्स होता है उसमें डिबेट होती है, एंड डिफरेंसेस तो होते ही हैं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन है। आपका अलग ओपिनियन है, मेरा अलग ओपिनियन है, पार्टी अलग अलग है, हर पार्टी का अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग आइडियोलॉजीज है। बट सबसे ज़रूरी बात क्या है ना, सबसे ज़रूरी बात है कि डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होना क्या बता रहा है, इट इज़ अ साइन ऑफ डाइवर्सिटी एंड लाइवलीनेस एंड ओपननेस। ठीक है, मतलब क्या है कि हमारी सोसाइटी एक ओपन सोसाइटी है, जहाँ पर हम अलग अलग विचारों को, जो हमसे डाइवर्स विचार है उसको हम वेलकम करते हैं। ठीक है, एंड डेमोक्रेसी वेलकम्स डिबेट। सिंपल सा आइडिया यही है कि जब हम लोकतंत्र की बात करते हैं ना, सबसे बड़ी पहचान ये है कि लोकतंत्र में विचारों की स्वतंत्रता होगी। ठीक है, देयर विल बी ओपननेस कि हर कोई अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है, एंड उस पर डिबेट भी हो सकती है। अलग अलग ओपिनियंस के बीच में क्या हो सकती है, डिबेट हो सकती है। एक्सट्रीम पोजीशन मे बी थियोरेटिकली वेरी करेक्ट एंड आइडियोलॉजिकली अट्रैक्टिव, बट पॉलिटिक्स डिमांड दैट एवरीवन इज प्रिपेयर टू मॉडरेट देयर एक्सट्रीम व्यूज, शार्प पोजिशंस एंड रीच अ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम या कॉमन मिनिमम ग्राउंड। तो यहाँ पर क्या बोला गया कि एक्सट्रीम पोजीशन थ्योरेटिकली बहुत करेक्ट हो सकती है ना। आप अचानक से अगर आप ये बोलने लगो, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये बोलने लगी कि भारत में एकदम हम लोग पॉवर्टी को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे, तो थ्योरेटिकली बहुत सुनने में अच्छा लगेगा, नारा अगर लगाएंगे हम लोग, नारा बहुत अच्छा लगेगा, है ना। लेकिन जब हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो जब हम पॉलिटिक्स जब भी किसी कंट्री में कोई पॉलिटिक्स होता है ना, तो उसमें क्या होता है ना कि अपनी एक्सट्रीम व्यूज़ को हमें मॉडरेट करना पड़ता है। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम व्यूज़ को लेकर के नहीं चल सकते, केवल किसी एक ही मुद्दे को बना करके, बेस बना करके हम नहीं चल सकते, बिकॉज हर कंट्री डाइवर्स कंट्री होती है। और जब भी हम पॉलिटिक्स की बात करते हैं ना, तो पॉलिटिक्स में हज़ारों इश्यूज़ होते हैं। ठीक है, कोई भी गवर्नमेंट बनाती है ना, कोई भी गवर्नमेंट अपनी सरकार बनाती है, कोई भी पार्टी अपनी सरकार बनाती है, तो जब वो जिस मुद्दों के साथ में आती है कि ये सारे काम करेंगे, उसके अलावा भी वो देखती है कि यार यहाँ पर तो हज़ारों और ज़्यादा मुद्दे हैं, और जो कंपैरेटिवली काफ़ी बड़े बड़े मुद्दे हैं, है ना। तो इसीलिए क्या होना पड़ता है, उनको अपनी जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग व्यूज़ होती है, एक तरीके से एक्सट्रीम व्यूज़ जो होती है ना, उसको एक तरीके से मॉडरेट बनाना पड़ता है, क्योंकि उनको हर सेक्शन के बारे में बात करनी पड़ेगी। वो केवल एक स्पेसिफिक सेक्शन के लिए काम करेंगे तो क्या होगा, प्रोटेस्ट हो जाएंगे। ठीक है, या अगर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज़ के लिए एक तरीके से किसी के साथ कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएंगे जो डिस्क्रिमिनेशन करे, या केवल एक ही सेक्शन के इंटरेस्ट के लिए वो काम करने लगेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो फिर प्रोटेस्ट हो जाएगा, और गवर्नमेंट लोग बोलने लगे कि ये हमारे लिए काम नहीं कर रही है ना, हर किसी के लिए काम नहीं कर रही है। सो इसीलिए क्या करना होगा, एक वाइड रेंज ऑफ एजेंडाज के साथ में काम करना होगा, एंड अपने व्यूज़ को एक्सट्रीम ना बनाते हुए मॉडरेट करके हर अलग अलग सेट ऑफ व्यूज़, हर अलग अलग सेट ऑफ आइडियोलॉजीज़ के साथ मिल करके काम करना पड़ेगा, तब जा करके वो पॉलिटिक्स अच्छी तरीके से हो पाती है। ठीक है, सो ओनली देन डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स बिकम पॉसिबल, तभी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स अच्छे तरीके से फंक्शन कर सकती है, क्योंकि हज़ारों इशू है। केवल फार्मर्स की बात करने लगोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट चिल्लाने लगेंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट की बात करने लगोगे तो फार्मर्स एंड अदर सेक्शंस चिल्लाने लगेंगे। ठीक है, केवल विमेन की बात करोगे तो मेन चिल्लाने लगेंगे। समझ रहे हो? तो इतनी सारी चीज़ें, हम बहुत ज़्यादा हर एक्सट्रीम चीज़ों पर नहीं जा सकते, हमें मॉडरेट पर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमें एक काइंड ऑफ एक ऐसी चीज़ लेकर चलनी पड़ेगी जो इंक्लूसिव है। ठीक है, जो क्या है, जो इंक्लूसिव है। एक्सक्लूसिव होकर नहीं चल सकते कि हम केवल इसी चीज़ पर बात करेंगे, या इसी आइडियोलॉजी, इसी सेक्शन के लिए काम करेंगे। एक्सक्लूसिविटी नहीं चलती पॉलिटिक्स में, इट इज़ ऑल अबाउट इंक्लूसिविटी। ठीक है,
तो ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। एंड और क्या बोला गया है कि अमंग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट देर विल ऑलवेज बी कॉम्पिटिशन ओवर विच इज़ मोर इंपॉर्टेंट एंड विच इज़ नॉट, है ना। जनरली क्या होगा कि लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, तीनों क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर कॉम्पिटिशन इनमें होता है, ठीक है। कभी कभी लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव में भी हो जाता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोशिश ये करी जा रही है कि एक दूसरे को बताया जाए कि हम ज़्यादा क्या है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट एक्चुअली में क्या कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या कर रखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने एक सेपरेशन ऑफ पावर का आइडिया दिया हुआ है और ये बोला हुआ है कि हर कोई चाहे एग्जीक्यूटिव हो, चाहे लेजिस्लेचर हो, चाहे जुडिशरी हो, हर किसी का अलग अलग पावर्स दिया हुआ है ना। तो अपनी पावर्स में रहते हुए काम करो एंड एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस करो, ठीक है। एक दूसरे की अकाउंटेबिलिटी को एक तरीके से उस पर नज़र रखो। तो ये चीज़ यहाँ पर बोली गई है। एंड फाइनली जो फाइनल अथॉरिटी है वो किसके हाथ में है, लोगों के हाथ में, है ना। लोग, उनका फ्रीडम और उनकी वेलबींग, यही क्या है, यही डेमोक्रेसी, किसी भी डेमोक्रेसी का पर्पस होता है। एंड डेमोक्रेसी, कोई भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो आउटकम होता है वो भी क्या होता है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट द वेलफेयर ऑफ द पीपल, इट इज़ ऑल अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ देयर फ्रीडम एंड इट इज़ ऑल अबाउट द वेलबींग, ठीक है। तो इस तरीके से क्या किया हम लोगों ने, अंडरस्टैंड कर लिया, कंक्लूड भी कर लिया। आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो फाइनली जो 9th चैप्टर है ना वो भी कंप्लीट हो जाता है। काफ़ी सारे चैप्टर कर लिए भाई। फाइनली लास्ट चैप्टर बचता है चैप्टर 10, द फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी फिलोसॉफिकल चैप्टर है, ठीक वैसे ही जैसे ये वाला भी फिलोसॉफिकल चैप्टर था थोड़ा सा। एंड लास्ट टॉपिक, खास तौर पर ये वाला जो टॉपिक अभी हमने अंडरस्टैंड करा, काफ़ी फिलोसॉफिकल था, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।